लोग एज इन्वेस्टर्स कभी कभी सुनी सुनाई बातों में या पास रिटर्न्स देख के इन्वेस्ट कर लेते हैं और शायद इन्वेस्टमेंट को मैनेज नहीं करते इन अ डाइवर्सिफाइड वे। तो बहुत बार हमारे प्रॉफिट्स इवापरेट हो जाते हैं पूरे के पूरे, जबकि हमने मार्केट में देखा होगा पिछले एक साल की चलती हुई एसआईपी बहुत ही कम फंड्स में इस टाइम पे पॉजिटिव है। और ऑनेस्टली बहुत बहुत आसान है किसी भी इन्वेस्टर के लिए डिसअपॉइंट फील करना और अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट्स को एक मिस्टेक मानना। ये चीज बहुत सिंपल सॉल्यूशन इस चीज का है कि एसेट अलोकेशन फंड्स में इन्वेस्ट करें या अपना खुद का एक एसेट अलोकेशन स्ट्रेटेजी बना के इन्वेस्ट करें, जिसमें आपका पूरा पैसा एक टाइप के एसेट में नहीं है। इक्विटी एज एन एसेट क्लास है, वो एक टाइप का एसेट है। आप मल्टीपल टाइप्स के एसेट्स में इन्वेस्ट करिए, जाकि डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करिए, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करिए, या गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करिए, या फिर अगर आपको अलग अलग इक्विटी और डेट और गोल्ड में इन्वेस्ट करने में तकलीफ होती है बिकॉज आपको सोचना पड़ेगा कि इसमें कितना पैसा लगाना है, तब आपको डायनेमिक एसेट लोकेशन या बैलेंस एडवांटेज मल्टी एसेट फंड्स हेल्प करते हैं कि ये काम आपको नहीं करना पड़ता कि आपको पैसे कहाँ लगाने, वो डिसाइड करते हैं कि आपका पैसा कितना कहाँ पे कब लगना चाहिए। और एक सॉल्यूशन होता है इन्वेस्टमेंट्स का, जिसमें आपका सबसे बड़ा फायदा ये पड़ता है कि मार्केट के उतार चढ़ाव से आपके पोर्टफोलियो को उतना इम्पैक्ट नहीं आता जितना आपको एक इक्विटी फंड में आता है। और जब ये होता है कि आपके पोर्टफोलियो पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता है, तो आप एक कॉन्फिडेंस से इन्वेस्ट कंटिन्यू रखते हैं, जारी रखते हैं इन्वेस्टमेंट अपना, और इसको बोलते हैं टाइम देना इन्वेस्टमेंट्स को। और जब आप इन्वेस्टमेंट्स को टाइम देते हैं तो होती है कंपाउंडिंग, और सबसे बड़ी चीज है इन्वेस्टमेंट्स में कंपाउंडिंग होना, और कंपाउंडिंग के लिए टाइम देना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे अहम बात यह है एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी या एसेट एलोकेशन फंड्स में इन्वेस्ट करने का फायदा, कि आपको टाइम ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है इन्वेस्टमेंट में। आप देते हैं टाइम इन्वेस्टमेंट्स को और उससे आपकी वेल्थ क्रिएट होती है। सही कह रहे हैं आप। यहाँ पर थोड़ा सा विस्तार से और बारीकी में जाएंगे, क्योंकि हमारा फोकस आज की इस चर्चा में बैलेंस एडवांटेज फंड्स की ओर होगा और मल्टी एसेट फंड्स की ओर होगा। देखिए, बाजार में चौतरफा गिरावट की वजह से संतोष, हमने देखा है कि तमाम कैटेगरीज के फंड्स में हमने गिरावट देखी है, लेकिन जिन स्पेसिफिक कैटेगरीज की हम बात कर रहे हैं बाकियों के मुकाबले अगर हम देखें तो इनमें गिरावट थोड़ी सी कम है। अब गिरावट कम है, क्या इसीलिए निवेश करना चाहिए, ये सवाल नहीं होगा। सवाल ये होगा कि अगर किसी को साफ तौर से मौजूदा हालात में पैसे लगाने हैं, उनके पोर्टफोलियो में जो भी फंड्स हो ना हो उसको छोड़ते हुए मौजूदा हालात में अगर पैसे लगाने हो, तो सबसे पहले बैलेंस एडवांटेज फंड्स को आप कैसे समझाएंगे? सो कविता, बैलेंस एडवांटेज फंड्स मेरी ओपिनियन में सबसे बेस्ट कैटेगरी है इन्वेस्टमेंट्स के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन इन्वेस्टर्स इसमें ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि ये कभी भी आपको टॉप ऑफ द चार्ट्स नहीं मिलेंगे। तो आप अगर इन फंड्स को देखेंगे पिछले एक साल में रिटर्न, या 3 साल में, या 5 साल में, तो आप देखेंगे कि ये आपको कभी भी टॉप 10 फंड्स में नहीं मिलेंगे। इसका रीजन ये है, ये ना ज्यादा बढ़ते हैं, ये ना ज्यादा गिरते हैं। और ये करते हुए ये बहुत, अगर लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट करेंगे तो ये शायद इक्विटी फंड्स को भी बीट कर देते हैं। तो आप अगर बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी का रिटर्न्स देखेंगे पिछले 10 सालों का, तो आपको देख के एक शॉक लगेगा कि आप कम इन्वेस्टमेंट करते हुए इक्विटीज में आप निफ्टी को ऑलमोस्ट बीट कर सकते हैं या निफ्टी से रिटर्न कर सकते हैं। अभी क्यों करते हैं, कैसे करते हैं बैलेंस एडवांटेज फंड, ये फायदा आपका देखिए। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट्स में एक रूल होता है जो कि वॉरेन बफेट, बहुत फेमस इन्वेस्टर हैं, बोलते हैं कि आप जब इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो एक रूल नंबर 1 आपके लिए होना चाहिए कि आप नुकसान मत करिए इन्वेस्टमेंट्स का, और रूल नंबर 2 होता है कि रूल नंबर 1 को मत भूलिए। नाउ ये एक आसान नहीं होता है हमारे लिए फॉलो करना है एज इन्वेस्टर्स, बिकॉज उसके लिए आपको बहुत स्किल सेट चाहिए मार्केट्स का। तो बैलेंस एडवांटेज फंड्स ये आपके लिए एक मॉडिफाइड रूल करते हैं कि ये आपका नुकसान कम करते हैं
और ये नुकसान कम करते करते आपका फायदा ज्यादा कर देते हैं। अब समझते हैं कैसे। अगर इक्विटी फंड्स में आप पैसा लगा रहे हैं तो इस टाइम पे आपका इक्विटी फंड शायद कम से कम 15 से 20% डाउन होंगे, लेकिन बैलेंस एडवांटेज फंड शायद 6 से 8% डाउन होंगे। तो आप देखेंगे कि ये आधा नुकसान इक्विटी फंड्स का है कंपेयर टू निफ्टी और व्हाटएवर आप कंपेयर करेंगे। तो आप अगर 100 रुपए से आपकी वैल्यू 80 रुपए हो जाती है तो 80 रुपए को 100 रुपए में वापस आने के लिए मार्केट को 25% गेन करना पड़ेगा। यही अगर आप बैलेंस एडवांटेज फंड में डाल रहे हैं पैसा, आपका 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट 90 रुपए होता है, तो 90 रुपए को 100 रुपए में वापस आने के लिए 11% का रिटर्न चाहिए। और 11% रिटर्न कमाना मार्केट में आसान है, ना ही 25% कमाना आसान है। तो कम जब पैसा आपका गिरता है तो आपके पैसे को कम बढ़ने का रीजन चाहिए होता है, और कम बढ़ने से आपका पैसा फिर भी सेम लेवल पहुंच जाता है। तो आप अगर इन बैलेंस एडवांटेज फंड्स को 10 साल देंगे तो आप देखेंगे मार्केट में से बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, जिसमें मार्केट गिरता है, इक्विटी मार्केट्स गिरते हैं तो फंड्स गिर जाते हैं, लेकिन बैलेंस एडवांटेज फंड उतने नहीं गिरते। तो ये कम गिरते गिरते 10 साल में आपको ऑलमोस्ट सेम रिटर्न देते हैं और आपको फायदा देते हैं। अब ये कैसे करते हैं, इसका रीजन ये है कि ये हमेशा इक्विटी फंड में इन्वेस्ट नहीं करते, ये हमेशा डेट में इन्वेस्ट नहीं करते, ये मार्केट को देख के इन्वेस्ट करते हैं। तो पिछले ऑलमोस्ट 1 साल से मोस्ट बैलेंस एडवांटेज फंड्स का इक्विटी में जो अलोकेशन रहा था वो 30 से 40% रहा था। अब इसकी वजह से ये कम गिरे हैं और इक्विटी फंड्स आपका पूरा पैसा मार्केट में लगाते हैं। तो बैलेंस एडवांटेज फंड एक रूल बुक फॉलो करते हैं कि वो इक्विटी तब खरीदेंगे जब मार्केट सस्ता हो, और जब मार्केट महंगा हो जाएगा तो वो प्रॉफिट बुक करके डेट खरीद लेंगे। तो इसलिए आपका प्रोटेक्शन होता है पैसे का। तो इसमें बहुत फायदा पड़ता है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का व्यू रखते हैं तो। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे आपसे समझनी है, देखिए बहुत आसानी से आपने समझा दिया, बहुत बखूबी आपने समझाया कैसे डाइवर्सिफिकेशन का फ़ायदा मिलता है इस तरह के फंड्स में। अब मैं चाहती हूँ कि आप कुछ ऐसी कठिनाइयाँ पॉइंट आउट करें जो कि एक शख्स अपने पोर्टफोलियो में, एक निवेशक अपने पोर्टफोलियो में अगर खुद डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करे बिना इस तरह के किसी फंड को शामिल किए, तो कितना कठिन होगा उनके लिए, कितना दिक्कत भरा होगा उनके लिए? सो कविता, दिक्कत आती है आदमी के इमोशंस को कंट्रोल करने में। सो अगर जब फंड मैनेजर बैलेंस एडवांटेज फंड मैनेज कर रहा होता है तो उसके पास एक रूल बुक है जो उसको फॉलो करनी है एज पर रेगुलेशंस की। पहले से डिक्लेयर किया हुआ है कि मार्केट में जब कितना पी लेवल आएगा, प्राइस टू इक्विटी रेशियो जितना होगा, इस पे कितना इन्वेस्टमेंट इक्विटी में किया जाएगा और कितना डेट में किया जाएगा। अभी पिछले 2 सालों में हमने बहुत सुना था कि निफ्टी का पी 28 है, 30 है, 26 है, तो अभी मार्केट गिरने के चांसेस ज्यादा हैं हिस्ट्री को देखें तो। लेकिन हम एज अ रिटेल इन्वेस्टर हम नहीं सुनते हैं, हम अपनी एसआईपी चलने रहते हैं और पैसे को कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करते रहते हैं, प्रॉफिट भी बुक नहीं करते। लेकिन बैलेंस एडवांटेज फंड इसमें क्या करता है, उसको पता है कि 25 के ऊपर का पी है तो मेरे को रूल बोलता है कि मेरा पैसा 30% ही इक्विटी में होना चाहिए। तो वो ऑटोमेटिकली आपका जो 100 रुपया लगा हुआ है बैलेंस एडवांटेज फंड में, वो 30 रुपए इक्विटी में लगाएगा, बाकी 70 डेट में लगा देगा। तो उसकी वजह से एक नियम, एक रूल बुक, एक डिसिप्लिन से फंड मैनेजर पैसा मैनेज करता है। और ऑफ कोर्स ये इंफॉर्मेशन भी उसके पास रोज होती है कि पी रेशो मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में ट्रेंड्स क्या हैं, मार्केट में फ्लोज क्या है, मार्केट में लिक्विडिटी क्या है, या जो भी प्राइस टू बुक रेशियो, बहुत सारे रेशियोज चेक करते हैं फंड मैनेजर। हर फंड अपना अपना अलग रूल बनाता भी है, और एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको ये सब चीजें मालूम नहीं पड़ेंगी। तो आप ये खुद स्ट्रैटेजी मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड प्रोडक्ट लाइक बैलेंस एडवांटेज या एग्रेसिव हाइब्रिड या मल्टी एसेट फंड्स आपको फायदा देते हैं। जो आप ये काम खुद करना मुश्किल होता है, ये आपके लिए आसान हो जाता है। मुझे ये बताएं कि बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी को हम कंपेयर करना चाहेंगे तो किस तरह के बेंचमार्क से कंपेयर करेंगे और कैसे इनकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करनी चाहिए? सो इसके मोस्ट ऑफ द टाइम्स कविता, इनके जो बेंचमार्क होते हैं वो क्रिसिल हाइब्रिड इंडेक्स जैसे होते हैं, जो कि एक रिटेल इन्वेस्टर शायद नहीं समझ पाए या नहीं इसको फॉलो करे। तो आप इसको ऐसे देखिए कि लॉन्ग टर्म में ये आपको इक्विटी और डेट के बीच का रिटर्न देंगे। तो अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं अपनी फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो या डेट म्यूचुअल फंड से 7.5 से 8% रिटर्न कमाना लॉन्ग रन में, और इक्विटी से आप अगर एक्सपेक्ट करते हैं कि ये 12% देगा, तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपको 10% के आसपास रिटर्न मिलेगा।
तो बेंचमार्क आप ये समझिए कि आपका इक्विटी और डेट आधा आधा अगर जब साथ में आएगा तो कितना रिटर्न मिलेगा, उस तरीके से आप इसको देखिए तो बेटर होगा। और आप लॉन्ग टर्म रिटर्न्स आप देखेंगे तो इसके बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी के मोस्ट ऑफ द फंड्स ने ऐसा ही रिटर्न दिया है। मोस्टली रिटर्न 9 और 11 के बीच में मार्केट में आए हैं फंड्स के, और उसी टाइम पे लार्ज कैप फंड्स ने 12 से 13% रिटर्न दिया हुआ है। तो ये बीच में लाए करते हैं, और जैसे कि मैंने बताया कि ये ना ही टॉप ऑफ द चार्ट्स रहेंगे, ना ही बॉटम ऑफ द चार्ट्स रहेंगे। ये आपको एक स्टेबल एक्सपीरियंस देंगे, और सबसे बड़ा फायदा ये आपका देंगे कि आप टाइम दे पाएंगे इन्वेस्टमेंट को, जो कि हम लोग नहीं दे पाते हैं जब मार्केट गिर जाते हैं। तो बैलेंस एडवांटेज फंड्स, डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स भी इनको कहा जाता है, लेकिन मल्टी एसेट फंड्स की ओर हम रुक करते हैं। संतोष, इसको लेकर थोड़ा सा चलन और लोगों में जागरूकता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उतार चढ़ाव के दौरान हमने कुछ ज़्यादा ही निवेशकों को देखा है कि इसमें दिलचस्पी बढ़ाते हुए। किस तरह से ये फंड कामकाज करता है और बैलेंस एडवांटेज फंड में से कितना अलग है ये? काफी अलग है कविता। बोथ एक्चुअली हाइब्रिड कैटेगरी के फंड्स हैं कि ये सिर्फ इक्विटी एज एन एसेट क्लास में पैसा नहीं लगाते हैं, ये दोनों में ये 2 या 3 एसेट क्लास में पैसा लगाते हैं। तो बैलेंस एडवांटेज फंड्स टिपिकली सिर्फ 2 एसेट क्लास में पैसा लगाते हैं और उसे मैनेज करते हैं, जैसे इक्विटी और डेट। मोस्ट ऑफ द बैलेंस एडवांटेज फंड्स इन दोनों में पैसे को ऊपर नीचे करते रहेंगे और आपका पैसा मैनेज करेंगे। लेकिन मल्टी एसेट फंड्स क्या करते हैं कि वो आपको चांस देते हैं कि आप डिफरेंट टाइप के एसेट्स होल्ड कर सकते हैं, कि डोमेस्टिक इक्विटी, इंटरनेशनल इक्विटी, गोल्ड, और इवन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो होते हैं, इनविट्स जिनको बोला जाता है, जो कि एक ऑलमोस्ट एक फिक्स्ड इनकम जैसा डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं हर साल, हर क्वार्टर ऑलमोस्ट, एज पर रेगुलेशंस। तो मल्टीपल टाइप्स के जब एसेट्स क्लासेस बियॉन्ड 2 होते हैं तो मल्टी एसेट फंड बन जाता है। अब ये बैलेंस एडवांटेज फंड से काफी अलग है, क्योंकि बैलेंस एडवांटेज फंड्स का रूल होता है कि वो इक्विटी और डेट के एलोकेशन को ऊपर नीचे करके मैनेज करते हैं, उनको डायनेमिकली मैनेज करते हैं, और आपको एक डाउनसाइड प्रोटेक्ट करने का ज्यादा जिम्मा लेते हैं और एक स्टेबल प्रॉफिट देने का जिम्मा लेते हैं। मल्टी एसेट फंड में ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं होता है फंड मैनेजर का। उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि हम एक ही प्रोडक्ट में आपको मल्टीपल एसेट क्लासेस दे रहे हैं, तो दोनों का ऑब्जेक्टिव अलग अलग है। तो आपको समझना है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। आपका ऑब्जेक्टिव है अगर है कि मेरे को डाउनसाइड प्रोटेक्ट करनी है हमेशा मार्केट में, और इसलिए मैं बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्ट करूंगा या करूंगी। और मल्टी एसेट फंड जो है उसमें आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि आप एक ही प्रोडक्ट लेके मल्टीपल एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आप एक इन्वेस्टर ऐसे हैं जिसको पता है कि अलग अलग एसेट क्लासेस अलग अलग टाइम पे रिटर्न देते हैं, और मुझे नहीं पता होगा कि कब कितना पैसा मिलेगा, तो मैं सभी में इन्वेस्ट कर लेता हूं एक साथ। और फंड मैनेजर शायद थोड़ा ऊपर नीचे करेगा इक्विटी, डेट और गोल्ड के एलोकेशन को, और थोड़ा बहुत रिटर्न मेरे को एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो ये डिफरेंस है। मल्टी एसेट फंड में हमेशा 10% मिनिमम गोल्ड में रहेगा, 10% हमेशा मिनिमम डेट में रहेगा, और 10% मिनिमम इक्विटी में रहेगा। तो आपको एक ही प्रोडक्ट के अंदर सब एसेट क्लासेस का टेस्ट मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा। ये एक डिफरेंस आप समझ सकते हैं। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.